प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। और कोरोना महामारी के चलते हुए आप सभी को पता है कि श्री श्याम स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है। और मैं इरशाद, मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से संबंधित आपको सभी जानकारी इस YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और ज्योग्राफी के जितने भी आपके लेसन्स हैं कंटिन्यू आपको अध्ययन उनका करवाया जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, थोड़ा बहुत बात करेंगे कि जो लेसन हैं उस लेसन में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका आधार होता है, कितने नंबर्स के आते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्लस 2 की। प्लस 2 में कौन सी बुक है आपकी और क्या क्या पार्ट्स है उसमें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लस 2 ज्योग्राफी में आपकी बुक लगती है मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे पहले आपने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया है प्लस 1 में। अब देखिए, आपकी जो बुक है उस बुक में 2 पार्ट्स मिलेंगे, और दोनों पार्ट्स कौन से हैं? मानव भूगोल के मूल तत्व, और दूसरा पार्ट है भारत से संबंधित, भारत का सांस्कृतिक, पर्यावरण, वातावरण, इससे संबंधित, भारत से संबंधित आपको लेसन मिलेंगे। और फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको मिलेंगे विश्व से संबंधित जितना भी मैटर है वो। अब देखिए, मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों की बात करें तो मूलभूत तत्वों में पहला, या मैं ये कह सकता हूं कि जो पहली यूनिट है आपकी इसके अंतर्गत, उसके अंदर 2 लेसन हैं। पहला लेसन है आपका मानव भूगोल, विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, नेचर एंड स्कोप की बात करेंगे। दूसरा है विश्व की जनजातियां। अब इन जनजातियों में स्पेसिफिक आपको नाम दिए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड, इन जनजातियों के हमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जनजीवन के बारे में पढ़ना है। तो ये 2 आपको लेसन मिलेंगे पहली यूनिट के अंदर। अब इन दोनों लेसनों से संबंधित मैं बात करूं तो देखिए, आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है पूरा का पूरा वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। और इस 100 मार्क्स में क्या होता है, मैंने बताया आपकी बुक में 2 पार्ट्स है, प्रत्येक पार्ट्स कितने का है? 28 नंबर का है। 2 पार्ट्स हो गए 28 के। इसके बाद में आपको 14 नंबर मिलते हैं इंटरनल रूप में स्कूल के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद में 30 नंबर का आपका रहता है प्रैक्टिकल। तो टोटल कितने हो गए? 100। तो ये जो पार्ट्स है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कितने नंबर्स का है? 28 नंबर्स का। अब इस 28 में डिवाइड किया हुआ आपकी बुक में कि भी कौन कौन से लेसन में कितने नंबर के क्वेश्चन हैं। और आप जानते होंगे शायद कि जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है वो एक ब्लूप्रिंट के द्वारा बनता है। उसमें पहले से ही डिवाइड किया होता है कि ऐसे टाइप कितने क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट ऐसे टाइप कितने आएंगे, और जो एक एक लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के वो कितने आएंगे। इस प्रकार का पूरा एक विवरण आपके सामने प्रस्तुत होता है पूरा पेपर का, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो इन दोनों
लेसनों से आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल? दोनों लेसनों से 3 क्वेश्चन। कैसे आएंगे? एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो ऐसे टाइप है, निम्नात्मक है, 4 नंबर का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें फोकस क्या करना है? हमें फोकस ये करना है कि जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें दी हुई है वो अच्छी तरीके से पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। और जैसे हम बात करें मानव भूगोल की प्रकृति, एक 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है। विषय क्षेत्र की बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। जैसे मध्यकाल में मानव भूगोल कैसा था, एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर। तो इस प्रकार से हमें उन क्वेश्चनों को देखना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका पहला लेसन है मानव भूगोल विषय क्षेत्र एवं प्रकृति के बाद। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे दूं कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई? देखिए, जियो प्लस ग्राफी, ये 2 इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और इनका वर्णन कौन सी भाषा में मिलता है? ये जो अंग्रेजी भाषा में जो शब्द बने हैं जियो और ग्राफी, ये किस भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी भाषा यूनानी है, ग्रीक या यूनानी भाषा। तो ग्रीक और यूनानी भाषा में जियो प्लस ग्राफिया का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। जियो का अर्थ पृथ्वी से लिया गया और ग्राफिया का अर्थ लिया गया है वर्णन करना। अब देखिए, ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या हुआ? भूगोल शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। और ये शब्द सर्वप्रथम किसने बताया? एक व्यक्ति थे इरेटोस्थनीज। इन्होंने सर्वप्रथम इस ज्योग्राफी शब्द का उल्लेख किया। वैसे भूगोल शब्द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता कौन है? एक नाम आता है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पूरी पृथ्वी का अध्ययन एक व्यवस्थित रूप में किया था और इसी को कहा जाता है ग्रीक भाषा में जस पेरियोडिस। क्या कहा जाता है? जस पेरियोडिस। तो इस जस पेरियोडिस के नाम से इनकी एक बुक भी है। इसलिए व्यवस्थित रूप में अध्ययन करने के कारण हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये कुछ सामान्य जानकारी। इसके बाद में हम बात करें तो भौतिक भूगोल, जिसका आपने अध्ययन किया +1 में। अब आया है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आपने अध्ययन किया स्थल से संबंधित, जल से संबंधित और वायु से संबंधित, और इसके साथ साथ जैव मंडल, है ना, इनकी बात हुई थी +1 में। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए, भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। इसका मतलब ये होता है कि क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी तथ्य हैं उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है? भूगोल में किया जाता है।
भूगोल के अंतर्गत दो ऐसे कारक होते हैं, जैसे प्रकृति व मानव। दो ऐसे कारक हैं, इनको आधारभूत कारक या तत्व भी कहते हैं, इनको अविभाज्य तत्व भी कहते हैं। अविभाज्य तत्व के कहने का अर्थ ये है कि मानव प्रकृति के बिना निरर्थक है। मानव प्रकृति के बिना निरर्थक है, ये इसके बिना जी नहीं सकता है। और प्रकृति का जो महत्व है वो मानव के बिना वहीन है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ कोई मानव ही नहीं निवास कर रहा है, तो उस प्रकृति का अध्ययन हम कैसे करेंगे? क्या वहाँ की क्लाइमेट है, उससे क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं होता। तो ये दो अविभाज्य तत्व है जिनको हम अलग नहीं कर सकते। अब प्रकृति की बात करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ जाता है, और मानव की बात करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ जाता है। अब कैसे? देखिए, प्रकृति वातावरण या पर्यावरण से संबंधित, जैसे हम स्थल, जल, वायु, इसकी बात करते हैं, और मानव, तो इन दोनों का जो संबंध होता है भी मानव स्थल, जल और वायु से संबंधित होता है या नहीं होता है? इनका संबंध तो काफी गहरा है। तो दोनों का जो संबंध होता है, प्रकृति व मानव के बीच जो संबंध होते हैं, उनकी व्याख्या कौन करता है? उनकी व्याख्या मानव भूगोल करता है। कौन करता है? मानव भूगोल करता है। और मानव भूगोल वहाँ के स्थानिक वितरण को भी जानता है, वहाँ के संसाधनों को भी समझता है, उनकी व्याख्या करता है। तो मानव भूगोल प्रकृति तथा मानव के बीच जो जितने भी अंतर संबंधित संबंध हैं उनका अध्ययन करवाता है। और इस संबंध को एक कविता के माध्यम से भी प्रकट किया गया है आपकी बुक में। वो कविता कैसे बताई गई है? देखिए कि मानव भूगोल मानव पर्यावरण को बताता है, और इसमें पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन आता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग इसमें आते हैं। परिवहन, संचार, व्यापार आदि को बताता है। इस प्रकार की इसके सिमिलर कुछ ऐसी कंसेप्ट आपके बुक में होगी कविता के माध्यम से। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, मानव भूगोल, मानव पर्यावरण मतलब मानव के चारों ओर का जो वातावरण है जिसका वह उपयोग करता है और उसी वातावरण में बदलाव भी करता है अपने अनुकूल, उसको बताता है। प्लस में क्या बता रहा है कि उसके साथ में कोरिलेशन है। किसके साथ में? पर्यावरण के साथ में संबंध है। हम हर पल 24 घंटे पर्यावरण से संबंधित हैं। हमारा पर्यावरण के साथ में एक ऐसा बहुत कंजेस्टिव संबंध है, जैसे हम श्वसन क्रिया ले रहे हैं, हम वायुमंडल का उपयोग कर रहे हैं, हम स्थल पर रह रहे हैं, हम स्थल मंडल का उपयोग कर रहे हैं, हम जल ग्रहण करते हैं, हम जल मंडल का उपयोग ले रहे हैं। इस प्रकार से हम पूरे का पूरा हमारा जो ह्यूमन मानव समूह है ये वातावरण से संबंधित हैं और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उद्योग। अब देखिए
मानव अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए कोई ना कोई कार्य करेगा, स्वाभाविक है। जैसे कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें, उद्योगों की बात करें, तो ये मानव निर्मित हैं। और मानव निर्मित कोई भी दृश्य हो, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। उसके बाद में परिवहन, संचार और व्यापार संबंधी, जब कृषि, पशुपालन, उद्योग वे स्थापित होंगे तो साथ साथ में इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, परिवहन, संचार और व्यापार की। ये कुछ सामान्य बातें थी। अब उसके बाद में मानव भूगोल का जो उदय हुआ है, वो उदय कैसे हुआ, या हम ये कह सकते हैं मानव भूगोल का प्रादुर्भाव, विकास कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए, इसका विकास 18वीं शताब्दी में माना जाता है। अब ये पूर्ण रूप से विकास के रूप में स्पष्ट हुआ 18वीं शताब्दी। लेकिन इससे पहले कि आपको एक कहानी बताता हूँ कि 17वीं शताब्दी में वारेनियस नाम का एक व्यक्ति था, और इस वारेनियस ने जनरल जियोग्राफी एक बुक प्रकाशित की, सामान्य भूगोल, और उसमें ये कहा कि सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल या उसको विशिष्ट भूगोल रखते हैं। तो वहाँ से ये कड़ी शुरू हो गई और वहीं से ये मानव भूगोल की शाखा सामने आई है। और इसी को हम क्या कहते हैं? अब देखिए, आपके सामने भौतिक भूगोल भी हैं और मानव भूगोल भी हैं। ये भूगोल की दो प्रमुख शाखा हैं और इसी को हम कहते हैं भूगोल में द्वैतवाद। क्या कहते हैं? भूगोल में ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद। भूगोल में द्वैतवाद का क्या अर्थ है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता कई बार। क्या अर्थ है कि भूगोल दो भागों में विभाजित हो गई। कौन कौन से भाग थे? एक तो थी भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल, और इसी को हम क्या कहते हैं? भूगोल में द्वैतवाद। तो वो देखिए, मानव भूगोल का जो विकास है, प्रादुर्भाव है, वो 18वीं शताब्दी में माना जाता है। और इसके बाद में विभिन्न विद्वानों ने इस पर अध्ययन किया और मानव भूगोल को अलग अलग रूप में परिभाषित किया। सबसे पहले उन्होंने, देखिए, रेड जेल का नाम आता है। आधुनिक मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है इनको, रेड जेल कहाँ के थे? जर्मन निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मन निवासी। इन्होंने एक परिभाषा दी है और वो परिभाषा, एक बुक का नाम आता है, बुक, कौन सी बुक है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी बुक है? रेड जेल। कई बार क्वेश्चन आता है, रेड जेल की बुक का नाम बताइए, या रेड जेल की बुक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। या एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी बुक है? किसकी है? रेड जेल। तो इसके अंतर्गत एक परिभाषा दी इन्होंने कि मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल है मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। क्या अर्थ हुआ इसका? मानव समाज और धरातल, स्पष्ट क्या हो रहा है? स्पष्ट यही हो रहा है कि धरातल की बात करेंगे तो पूरा वातावरण आ जाता है, और मानव समाज की बात करेंगे तो मानव में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो आ जाती है। तो इन दोनों का संश्लिष्ट जो अध्ययन है, जो आपस में संबंध है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मानव भूगोल बोल रहे हैं। अब उसके बाद में इनकी एक शिष्य थी, एलन सी सैंपल। ये कहाँ से थी? अमेरिका से थी।
इन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए, आपको शायद गहराई से सोचोगे तो अर्थ एक दिखेगा, लेकिन शब्दों का खेल है। शब्द अलग अलग हैं, तात्पर्य एक ही निकल रहा है। देखिए, मानव भूगोल चंचल मानव का अर्थ होता है क्रियाशील, लगातार प्रयास में रहता है, कोई ना कोई क्रियाएं करता रहता है। वह अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक कोरिलेशन, और जब भी इन्वायरमेंट वातावरण में मानव कोई भी कार्य करेगा तो वो लगातार उसको क्या करेगा? परिवर्तन करता रहता है। जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कें थी, फिर उसको पक्की किया गया। पक्की करने के बाद में उसको और अधिक वाइड किया गया, उसको स्टेट हाईवे में बदला गया। फिर उसको धीरे धीरे क्या हुआ? नेशनल हाईवे में परिवर्तित कर दिया। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे अपने आप दिखाई दे रहा है मानव। तो इसी का हम अध्ययन करते हैं और उसको क्या कहते हैं? मानव भूगोल। किसने कहा? ये एलन सी सैंपल। ये जो डेफिनेशन है ये याद रखो, हमेशा काम आने वाली चीज़ है। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, या रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, और एक महोदय और आते हैं जी, विडाल डिला ब्लास। ये विद्वान कहाँ से थे? जैसे रेडजेल की बात की जर्मन से, एलन सी सैंपल की बात की अमेरिका से, विडाल डिला ब्लास की बात करते हैं तो कहाँ से थे? फ्रांस निवासी थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मानव भूगोल पर्यावरण एक नया विचार है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसके अंतर्गत कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उस पर निवास करने वाले जीवों का जो पारस्परिक संबंध हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, तो यहाँ भी यही स्पष्ट हो रहा है कि मानव और उसके वातावरण में जो लिंक है, जो संबंध है, उस संबंध को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा है। उसके बाद में एक व्यक्ति और आते हैं, डिकेन पिट्स ने क्या कहा? फिर डिकेन पिट्स के कहने का तात्पर्य भी यही था।
डिकेन पिट्स ने कहा मानव भूगोल उसके कार्यों को समाविष्ट करता है। कार्यों का समाविष्ट करना, बस ये चीज़ किसके द्वारा? डिकेन और पिट्स के द्वारा। इसने क्या स्पष्ट किया कि मानव जितने भी कार्य करता है या मानव भूगोल में जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका संबंध किस भूगोल से है? मानव भूगोल से है। प्रदर्शित रूप से ये स्पष्ट करना चाह रहा है, अस्पष्ट रूप से, कि मानव भूगोल मानव तथा उसके वातावरण को अंतर संबंधित कर उसका अध्ययन करवाता है। ये चीज़ स्पष्ट हो रही है। तो इस प्रकार की कुछ ये परिभाषाएं हैं और उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति हैं, नेचर हैं, उसके बाद में उसके स्कोप हैं, विषय क्षेत्र हैं, और उसके बाद में उसका जो आधुनिक, मध्यकाल और जो प्राचीन काल में जो विकास हुआ है मानव भूगोल का, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए। बुक आपके पास में होगी, अगर नहीं है तो फिर भी ये नोट से राइट कीजिए, इनको लगातार पढ़िए। अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।